Hello, students. Today we will start the chapter A Truly Beautiful Mind. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? जब आप जीनियस वर्ड सुनते हो तो किसके बारे में सोचते हो? हु इज़ ए जीनियस? जीनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़? और क्या क्या क्वालिटीज़ एक जीनियस व्यक्ति में होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. We shall now read. अब हम पढ़ेंगे एक ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में who took the world by storm. Who took the world by storm is a phrase which means popular. तो he became very popular 100 years ago, 100 साल पहले. In the summer of 1905, जब 1905 की गर्मियों के सीजन में the 26 years old published in quick succession 4 ground-breaking papers. ये जो 26 years old यंग जर्मन सिविल सर्वेंट था, इसने पब्लिश किए इन क्विक सक्सेशन होता है इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ही रोट फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. ग्राउंड ब्रेकिंग होता है तहलका मचा देने वाले पेपर उसने पब्लिश किए जब वो 26 साल का था. अबाउट लाइट, एक तो लाइट के बारे में था. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसके बारे में था. द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में था. और एनर्जी. तो ये 4 पेपर्स इस यंग जर्मन ने पब्लिश किए जब वो 26 ईयर्स ओल्ड था. His work took up only a few pages in scientific journals. तो साइंटिफिक जर्नल जो पत्रिका थी उसमें कुछ ही पेज इन्होंने ऑक्यूपाई किए थे. बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. लेकिन जो पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस की, उसने हमेशा के लिए वो बदल दी. टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस, यानी कि समय और जो पूरा यूनिवर्स है उसके ऊपर जो हमारी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल चेंज कर दी. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस. और उस वक्त उन्होंने आइंस्टाइन का जो नाम था वो सिनोनिम ऑफ जीनियस में बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया. 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के 50 साल के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल रियन, कि वो आज भी अगर जो हम ये कहेंगे ही इज़ जीनियस लाइक एन एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो अभी भी उनके नाम से जुड़ा हुआ है. रियन में स्थापित है. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879. तो आइंस्टाइन पैदा हुए थे 14 मार्च 1879 में इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. और जो जर्मन सिटी थी उल्म में वो पैदा हुए थे. विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस. और कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि उनकी किस्मत में कोई ग्रेटनेस लिखी हुई है. कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था जब वो पैदा हुए थे. ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक. और उसकी माँ ये सोचती थी कि जो एल्बर्ट हैं वो फ्रीक हैं. फ्रीक मीन्स एन एबनॉर्मल चाइल्ड. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. और उनकी माँ के लिए ऐसा लगता था कि जो आइंस्टाइन का जो सिर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है. इन द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 साल के हुए, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. तो 2.5 साल तक तो आइंस्टाइन ने बातें करनी शुरू ही नहीं की. When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा, he uttered everything twice. तो वो एक बार नहीं, एक ही वर्ड को 2 बार उसको रिपीट करते थे.
आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। तो आइंस्टाइन को ये पता ही नहीं होता था कि वो दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम बोरिंग ब्रदर, ब्रदर बोरिंग। तो जो उसके प्लेमेट्स थे, जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे, उसको ब्रदर बोरिंग के नाम से उनको बुलाते थे कि ये ही इज़ वेरी बोरिंग पर्सन। सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो जो ये बच्चे थे, मतलब ये हमेशा अपने आप खेलते थे। मच ऑफ द टाइम ही एस्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। तो ज़्यादातर वो मैकेनिकल टॉयज़ के साथ ही खेलते थे। मैकेनिकल मीन्स मशीन से बने हुए खिलौने। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब आइंस्टाइन ने अपनी न्यू बॉर्न जो बहन पैदा हुई, जब उसको देखा जिसका नाम माजा था। ही इज़ सेड टू हैव सेड, उन्होंने ये कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? पैर, जब उनके पैर नज़र आए और ये देखा कि ये चल नहीं पा रही है, तो वो कहते हैं कि वेयर आर हर व्हील्स। नाउ देयर वॉज रिटन समथिंग इन द बॉक्स। Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein. तो ऑटो नेगबॉर ने, जो कि हिस्टोरियन हैं एंशियंट मैथमेटिक्स के, उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक स्टोरी बताई। दैट ही कैरेक्टराइजेस एज ए लीजेंड। लीजेंड होती हैं पौराणिक कथाएं, तो उसमें ये पुरानी कथा के हिसाब से ये कहानी मतलब है, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और ये बिल्कुल रियल भी महसूस होती है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत लेट बोले हैं। हिज पेरेंट्स वर वरिड, उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, और आखिर में रात के खाने के टाइम पर एक रात ही ब्रोक है साइलेंस टू से, और वो अपनी साइलेंस जो आज तक बोले नहीं थे, और उन्होंने साइलेंस को ब्रेक किया और कहा, द सूप इज़ टू हॉट, कि ये जो सूप है ये बहुत ज़्यादा गर्म है। यानी कि एक वर्ड ना बोल के पूरा सेंटेंस ही बोल दिया। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, और उसके पेरेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा रिलीव्ड महसूस कर रहे थे। हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि आज से पहले तुमने एक भी वर्ड क्यों नहीं कहा। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि आज तक हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग थी, लेकिन आज जो है सो काफ़ी गर्म है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ हिज क्वालिटीज़ हियर। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. तो हेडमास्टर एक स्कूल में जो थे, एक बार उसके फादर से कहते हैं दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज ए प्रोफेशन, कि भी कोई भी जो प्रोफेशन के तौर पे वो चूज़ करेंगे, वुडेंट मैटर, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, तो वो ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, कुछ भी कर लें लेकिन वो किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन जो हैं वायलिन बजाना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं जब वो 6 ईयर्स के थे। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन को बजाएं। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट, और बाद में वो गिफ्टेड अमेच्योर होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रादर देन एज ए प्रोफेशन। तो वो पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए वायलिन बजाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे, लेकिन किसी प्रोफेशन के तौर पे उन्होंने वायलिन नहीं बजाया।
मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी लाइफ इस स्किल को, इस हुनर को उन्होंने मेंटेन रखा कि वो वायलिन अक्सर बजाते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड प्यूपल। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बुरे स्टूडेंट नहीं थे। प्यूपल होता है स्टूडेंट, तो अच्छे स्टूडेंट थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो हाई स्कूल में गए म्यूनिक में, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टाइन की फैमिली वहाँ पर म्यूनिक में चली गई थी जब वो 15 मंथ्स के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हर सब्जेक्ट में। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। बहुत एक्सट्रीम का कोई डिसिप्लिन हो तो उनको उससे नफ़रत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और वो अक्सर अपने टीचर्स के साथ क्लैश करते थे, वाद विवाद हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 Einstein felt so stifled there that he left the school for good. तो जब वो 15 साल के हुए, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड मीन्स सफोकेटेड, मैंने दम घुटने लग गया उनका वहाँ पर, देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड मीन्स फॉर एवर, उन्होंने फॉर एवर उस स्कूल को छोड़ दिया। The previous year, Albert's parents had moved to Milan. The previous year, पिछले साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो चले गए थे मिलान में, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उन्होंने अपने बेटे को अपने सगे संबंधियों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. Einstein got his wish. आइंस्टाइन की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। To continue his education, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे स्विट्ज़रलैंड में, जो कि जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड होगा। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, और वो ऐसा सिटी था जो बहुत ही स्वच्छंद था, मतलब वो फीलिंग्स फ्री थी उनकी म्यूनिक से, यानी कि म्यूनिक में तो वो सफोकेटेड फील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो लिबरल महसूस कर रहे थे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स। जो आइंस्टाइन थे वॉज हाईली गिफ्टेड इन, तो ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट था उनके अंदर मैथमेटिक्स का, एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे फिज़िक्स सब्जेक्ट में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब उन्होंने स्कूल फिनिश किया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करेंगे। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग young man and the walrus mustache. But science wasn't the only thing. खाली साइंस ही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। That appealed to the dashing young man. डैशिंग होता है उत्साहित, enthusiastic। तो जो ये enthusiastic young man थे उनके लिए साइंस ही काफ़ी नहीं था। Man with the walrus mustache. Walrus is the सी हॉर्स, तो सी हॉर्स जैसे मुस्टैच, यानी कि सी हॉर्स आप देखोगे तो उसके दो दांत ऐसे नीचे की तरफ होते हैं सी हॉर्स के, तो ये इनकी मुस्टैच यानी कि जो मुच्छें थी वालरस जैसी थी। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, और उनका एक स्पेशल इंटरेस्ट पैदा हो जाता है एक फेलो स्टूडेंट में, जो उसके साथ एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था मिलीवा मैरिक। मिलीवा मैरिक में एक स्पेशल इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। whom he found to be a clever creature, जो उनको वो बहुत ही चतुर क्रिएचर मिली, क्लेवर थी वो बहुत।
This young Serb means Serbiai, सर्बियाई देश से आई थी वो यंग, had come to Switzerland, और वो स्विट्ज़रलैंड आई थी because the university in Zurich was one of the new few in Europe where women could get degrees. तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक थी कुछ एक में ऐसी थी जो औरतों को भी डिग्रीज देती थी, नहीं तो हर एक यूनिवर्सिटी औरतों को डिग्री उस टाइम पर नहीं देती थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में औरतें भी पढ़ सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली, एली होता है फ्रेंड, तो आइंस्टाइन ने उसमें एक अपने फ्रेंड को देखा। अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, Philistines is a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, लिटरेचर और म्यूज़िक। तो फिलिस्टाइन एक ऐसे व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है जिनको आर्ट अच्छा नहीं लगता, लिटरेचर और म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता है। तो उसके अगेंस्ट, मतलब फिलिस्टाइन के अगेंस्ट उसे आइंस्टाइन को इसमें ये फ्रेंड नज़र आती है, ये लड़की, यानी कि दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे थे। यानी कि आइंस्टाइन को भी आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक पसंद था और मिलीवा मेरिक को भी आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक पसंद था। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds, एट ऑड्स होता है तालमेल नहीं बिठा पाया, तो ना तो वो परिवार के लोगों में तालमेल बिठा पाए और ना ही वो यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, तो ना फैमिली मेम्बर्स ना ही उसके यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स के साथ तालमेल बैठ रहा था। अब अगर तालमेल बैठा तो सिर्फ मिलीवा मेरिक के साथ। दी कपल फेल इन लव, अब ये जोड़ा एक दूसरे से को लाइक करने लग जाता है। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और लेटर्स ऐसे होते थे, सर्वाइव कर ऐसे लेटर्स होते थे उनके लिखे हुए, इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, यानी कि जो उनकी फीलिंग्स थी, जो लव एंड अफेक्शन था, वो वर्ड्स में जब वो डालते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, तो वो जो लव लेटर्स भी लिखते थे तो वो उसमें साइंस को मिक्स कर कर लिखते थे। एक बार आइंस्टाइन ने लिखा, रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कि मैं कितना खुश होऊंगा और कितना गर्व महसूस करूंगा, आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों, वर्क मीन्स जो लाइकिंग है, यहाँ पर ऑन रिलेटिविटी मैंने कनेक्टिविटी है, जो हम एक दूसरे से रिलेटिव हैं दोनों, जब टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, जब ये विक्टोरियस कंक्लूजन पे पहुंच जाएगा तो मैं कितना खुश होऊंगा और कितना गर्व महसूस करूंगा। और विक्टोरियस कंक्लूजन क्या था, टू मैरी ईच अदर, यानी कि वो जो लव लेटर्स जो लिखता था वो भी साइंस इंक्लूड कर कर लिखता था। In 1900, at the age of 21, 1900 की बात है, जब वो 21 साल के हुए, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और अनएम्प्लॉयड थे, उनको अभी जॉब नहीं मिली थी। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वहाँ पर उन्होंने काम किया टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे। गेव प्राइवेट लेसन्स, वो प्राइवेट लेसन्स भी पढ़ाते थे, प्राइवेट लेसन होता है जैसे ट्यूशन पढ़ाना। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, और 1902 में फाइनली उनको जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट की, इन दी पेटेंट ऑफिस इन बर्न, जो कि पेटेंट ऑफिस था बर्न जगह में। While he was supposed to be assessing other people's invention, और वो असेस करते थे दूसरे व्यक्तियों की इन्वेंशंस को, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और जो आइंस्टाइन हैं वो डेवलप कर रहे थे अपने ही नए आइडियाज़
चुपचाप मतलब सीक्रेट से। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. He is said to have jokingly, एक बार उन्होंने मजाक के तौर पर कहा, called the desk drawer, मैंने डेस्क में जो दराज था जो उसमें डॉक्यूमेंट्स रखे थे, एट वर्क जो जहाँ पे वो काम करते थे, तो उसको क्या कहा, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। जो इन्वेंशंस करके जो व्यक्ति उसको थ्योरेटिकल वे में लेके आते थे, तो उसको दराज को उन्होंने क्या कहा, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। ब्यूरो मैंने कार्यालय, ऑफिस, तो एक छोटे से दराज को उन्होंने ब्यूरो कहा। ब्यूरो मीन्स ऑफिस ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स। नाउ वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905, एक बहुत फेमस पेपर था 1905 का, वॉज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर था। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अकॉर्डिंग टाइम और जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट नहीं होती है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. मान लो दो एक्यूरेट क्लॉक लिए हैं हमने, बिल्कुल एक जैसे एक्यूरेट टाइम दिखा रहे हैं, will not continue to show the same time, वो दोनों एक जैसा समय नहीं दिखाएंगे, if they come all together again after a journey, अगर एक क्लॉक को हम एक जगह रख दें, फिक्स्ड जगह, और दूसरे क्लॉक को हम जर्नी पर भेज दें, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू दी अदर, मान लो उसको हमने बाई एयर हमने उसको जर्नी पर भेज दिया, तो जब हम उस क्लॉक को उस स्टिल एक जगह जो रखा हुआ है उस क्लॉक के पास लेके आएंगे, तो दोनों क्लॉक्स का टाइम एक जैसा नहीं होगा। फ्रॉम दिस फॉलोड दी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और यहाँ से जो संसार का सबसे फेमस फार्मूला है वो शुरू हो जाता है, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप मास और एनर्जी को। नाउ E is in this mathematical equation, E stands for energy, M is equal to m, m stands for mass, and C for the speed of the light in a vacuum. वैक्यूम होता है जहाँ पर एयर नहीं होती है, वो वैक्यूम जगह होती है। अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड्स। तो ये एक फार्मूला आइंस्टाइन का डिस्कवर किया गया है, जो आज भी हम लोग फिज़िक्स में यूज़ करते हैं। एक और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours, जब आप एक सुंदर लड़की, अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes, ऐसा महसूस होता है कि अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, और आप जब हॉट स्टोव है और उसके ऊपर 2 मिनट के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट्स रिलेटिविटी, और ऐसा महसूस होता है कि आपको 2 घंटे हो गए हैं। तो ये जो समय है, यानी कि 2 hours आर इक्वल टू 2 minutes एंड 2 minutes आर इक्वल टू 2 hours, तो दैट्स रिलेटिविटी, ये रिलेटिविटी होती है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन सॉल्व कर रहे थे most difficult problems in physics में, his private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो ख़त्म होती जा रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. Albert had wanted to marry मिलेवा, जो एल्बर्ट हैं मिलेवा से शादी करना चाहते थे आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ उसके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son was too old for him.
और उसकी माँ ये कहती है कि मिलेवा जो है 3 साल बड़ी है और वो मेरे बेटे के लिए तो ज़्यादा ही बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, और जो मिलेवा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी उसके लिए भी वो चिंतित थी कि भी लेडीज का इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कि घर में प्रॉब्लम आए। शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो तो तुम्हारे जैसी ही एक किताब है। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने वो शादी नहीं करने का फैसला लिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन बाद में इस पेयर ने यानी कि कपल ने शादी कर ली 1903 में। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे पैदा हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद, द मैरिज फाल्टर्ड मीन्स बिकेम वीक, लेकिन कुछ सालों के बाद वो जो शादी थी कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, लेकिन मिलेवा जो थी वो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन होता है लक्ष्य, जो बौद्धिक लक्ष्य था कि वो बहुत कुछ इन्वेंट करना चाहती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, एंड वो लूजिंग हर, वो खोने लग गई थी अपनी इंटेलिजेंस को। एंड बिकेम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक नाखुश हाउसवाइफ बन जाती है, वो खुश नहीं रहती है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, दोनों के बीच में कांस्टेंट फाइटिंग शुरू हो जाती है। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990, और वो कपल जो है डिवोर्स ले लेते हैं 1919 में। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन शादी कर लेते हैं अपनी चचेरी बहन से उसी साल में। आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का जो पर्सनल चैप्टर था coincided होता है टू हैपन एट द सेम टाइम, तो पर्सनल चैप्टर भी साथ वर्ल्ड फेमस हो गया उनका। In 1915 he had published his general theory of relativity, तो 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। इंटरप्रिटेशन होता है एक्सप्लेनेशन, जो कि एक नया एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया ग्रेविटी का। एन एक्लिप्स ऑफ सन in 1919 brought proof that it was accurate। एन एक्लिप्स, जो सूरज का जब एक्लिप्स मैंने ग्रहण आया in 1990 brought proof that it was accurate, और ये एक प्रूफ मिल गया कि जो उन्होंने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टाइन ने पहले ही एक बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन दे दी थी एडवांस में ही। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, जो हमारे फिक्स्ड स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। डिफ्लेक्ट होता है चेंज्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। जब लाइट आके जब हिट करती है तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो ये डिफ्लेक्शन होता है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो रोशनी आएगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी। तो और ये प्रूव कब हुआ? जब सोलर एक्लिप्स हुआ। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और जो न्यूज़पेपर था प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, प्रोक्लेम्ड होता है पब्लिसिटी, तो न्यूज़ ने पब्लिसिटी कर दी उनके कार्य की एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, कि ये तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1921। आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में इन 1921 में।
He was showered with honors and invitations from all over the world. और उनको बहुत ज़्यादा बौछार हुई, इज़्ज़त की बहुत इज़्ज़त मिली उन्हें, एंड इनविटेशंस मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, एंड लोडेड बाय द प्रेस, यानी कि बहुत लोडेड मीन्स प्रेज्ड, और प्रेस ने बहुत ज़्यादा प्रेज किया आइंस्टाइन के बारे में। When the Nazis came to power, नाजीज कौन होते हैं? A political group in Germany headed by Adolf Hitler। तो एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप था जर्मनी में जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में था, उनको नाजीज कहा जाता है। When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब नाजी पावर में आए 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टाइन जो है, इमिग्रेटेड होता है जाकर बस जाना, तो जाकर बस गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जनरेट देयर एनर्जी दो द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स विद द रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। जब न्यूक्लियर में फिजन होता है तो वो स्प्लिट होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करती है। तो न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर किया गया इन बर्लिन में। हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। अप्रोर मीन्स वेरी अपसेट। जो अमेरिका के जो फिजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। फैसिज्म होता है गवर्नमेंट सिस्टम लेड बाय ए डिक्टेटर हैविंग कंप्लीट पावर। तो एक डिक्टेटर व्यक्ति जो किसी की नहीं मानता है, सिर्फ अपनी मानता है, तो और उसी के पास सारी पावर्स होती हैं। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। तो जैसे आइंस्टाइन ने जगह यूनाइटेड स्टेट्स में जाके बस गए थे, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो वो भी आइंस्टाइन की तरह बस गए थे जाकर। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और सारों को एक डर था कि जो ये नाजीज हैं, एडोल्फ हिटलर की जो पार्टी थी, ये बहुत ज़्यादा क्रूर मानी जाती थी कि ये अब बिल्ड करेंगे एटॉमिक बॉम्ब को। तो सारे डरे हुए थे। और जैसे आइंस्टाइन जाकर अमेरिका में बस गए थे, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे ही अमेरिका में जाकर बस गए थे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कुलीग, जब एक कुलीग ने विनती की, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा था। उस टाइम पर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको एक लेटर लिखा ऑन 2 अगस्त 1939 में। जो कि वो लेटर लिखा कब था? 2 अगस्त 1939 में उन्होंने लिखा था। इन विच ही वॉन्ड, और उस लेटर में उन्होंने वॉर्न किया था, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories। तो उन्होंने तो ये वॉर्न किया था उस लेटर में, ये थी वार्निंग कि भी अगर एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब, अगर जो एक भी बॉम्ब एक्सप्लोड कर दिया जाए पोर्ट पर, पोर्ट मीन्स एयरपोर्ट के ऊपर, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो पूरे पोर्ट को, एयरपोर्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, यहाँ तक कि जो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसको भी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। His words did not fail to have an effect। और जब उन्होंने ये कहा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो उनके जो वर्ड्स थे did not fail to have an effect, तो कोई भी असर उसका नहीं पड़ा।
तो अमेरिकन्स ने क्या किया, दी अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब, एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप कर दिया अमेरिकन्स ने इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, बहुत गुप्त प्रोजेक्ट के तहत। ऑफ देयर ओन, उन्होंने अपने खुद का एटॉमिक बॉम्ब बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया जापानीज सिटीज़ के ऊपर ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन इन अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन, आइंस्टाइन बुरी तरह से अंदर तक हिल गए थे बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन हो गया था, वो बहुत अंदर तक हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव, मिसिव होता है लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, तो एक बहुत लंबा लेटर उन्होंने, जो ऑफिशियल लेटर था वो लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने उस वक्त ये प्रपोज किया था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म में लाया जाए, फॉर्मेशन में लाया जाए। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, जैसा कि उन्होंने रोजवेल्ट को लेटर लिखा था, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस चीज़ का भी कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हुई। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन उन्होंने जो अगले दशकों में, जो 10 साल का एक डिकेड होता है, तो अगले दशकों में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो आइंस्टाइन जो हैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, और उन्होंने एजिटेशन होता है खिलाफ बोलना, तो उन्होंने एजिटेट किया फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, कि तुम कोई भी ये हथियार जो हैं ये बिल्डअप ना किए जाएं, उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और क्योंकि वो सेलिब्रिटी थे, अपनी पॉपुलैरिटी को उन्होंने यूज़ किया टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, कि भाई उन्होंने कैंपेन मीन्स अलग अलग देशों में जाकर पीस की विनती की और डेमोक्रेसी की विनती की, तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को यहाँ पर पीस में, शांति बनाए रखने में यूज़ की। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टाइन 1955 में जब एक्सपायर हुए एट द एज ऑफ 76, उनकी उम्र 76 ईयर्स थी। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, विजनरी कौन होता है, ए पर्सन विद ओरिजिनल आइडियाज अबाउट व्हाट द फ्यूचर विल एंड कुड बी लाइक, कोई भी जो व्यक्ति भविष्य करता होता है कि भाई हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, वो विजनरी होता है। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, यानी कि उनको एक भविष्य करता, जो कि भविष्य के बारे में जानना, उनको सेलिब्रेट किया गया। एंड द वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, यानी कि उनको एक वर्ल्ड सिटीजनशिप दी गई जब वो एक्सपायर हुए, यानी कि हर संसार में जितने भी देश हैं उनकी सिटीजनशिप मिलती है उन्हें, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही। तो उनको क्या क्या कहा गया, एक तो वो साइंटिफिक जीनियस थे, वर्ल्ड सिटीजन थे और विजनरी थे। Now I end this chapter. I think you must have understood. Thank you and have a nice day.